ठीक है, हेलो जहां हेलो कंफ्यूजन हो आप रोक के एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। तो टी सेल हेलो एक्टिवेशन की बात कर रहे थे हम। तो हेलो सर। जी बताइए। सर मेरी क्लास आधे घंटे की छूट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग आप दे देंगे हाँ ग्रुप हाँ, पे। मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो ओके। टी सेल एक्टिवेशन रिक्वायर एसेसरी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्यों चाहिए एसेसरी मॉलिक्यूल? फॉर द एडिशनल लिंकेज बिटवीन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड द टी सेल्स। ठीक है, जो टी सेल्स है दे विल बाइंड टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, और टारगेट सेल्स। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन सी हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो सेल्स हैं जो कि एंटीजन की प्रोसेसिंग करवाती हैं। जनरली एंटीजन वो डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं सेल्स से, ठीक है, और फिर वो साइटोकाइन प्रोडक्शन करवा सकते हैं या फिर उनकी फैगोसाइटोसिस होती है, जैसा कि मैक्रोफेजिस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स करते हैं। लेकिन कुछ सेल्स हैं जो कि उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे बी सेल्स हैं। इसके अलावा डेंड्रोइटिक सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको इनगल्फ करते हैं। अब वो या तो एक्सोजिनस पाथवे के थ्रू ले उनको या फिर एंडोजिनस पाथवे के थ्रू। अगर एंडोजिनस पाथवे के थ्रू लेंगे तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे और फिर एमएचसी मॉलिक्यूल से यानी कि MHC1 से बाइंड करके वो फिर वो शो की जाती है। और अगर वो एक्सोजिनस पाथवे से जाती है तो वो MHC2 के थ्रू शो होती है। तो वो शो कौन करता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, कि वो एंटीजन का कोई पेप्टाइड पोर्शन MHC पर शो होता है और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं टी सेल रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर का काम है पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करना और बाइंडिंग कराना, लेकिन वो बाइंडिंग जो है वो ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए एसेसरी मॉलिक्यूल्स भी टी सेल्स के पास होते हैं जो कि एडिशनल लिंकेज प्रोवाइड करते हैं या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और वो एसेसरी मॉलिक्यूल क्या है? वो एसेसरी मॉलिक्यूल है सीडीज, यानी कि CD4 हो सकते हैं अगर वो हेल्पर टी सेल्स हैं, या फिर CD8 हो सकते हैं अगर वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। इसके अलावा एडिशनल लिंकेज प्रोवाइड करते हैं जो एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि टारगेट सेल्स के पास अगर आईकैम है यानी इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल है तो वो बाइंड करते हैं LFA1 पे यानी लिम्फोसाइट फंक्शनल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल 1 से। इसके अलावा अगर वीकैम है यानी वॉस्कुलर एसोसिएट एडहेशन मॉलिक्यूल, तो वो बाइंड करता है VLA4 से यानी कि वॉस्कुलर लिम्फोसाइट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल से। तो इस तरीके से जो एक्टिवेशन रिक्वायर एडिशनल लिंकेजेस, और ये लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं दीज एसेसरी मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ द एक्टिवेशन रिक्वायर्ड टू सिग्नल्स। जो एक्टिवेशन है ये दो सिग्नल पे डिपेंड करता है। सिग्नल 1 यानी कि एसोसिएशन ऑफ टी सेल रिसेप्टर एंड MHC मॉलिक्यूल। जो टी सेल रिसेप्टर है और MHC का जो पेप्टाइड है वो जो बाइंड करता है, इट इज अ सिग्नल 1 यानी कि एंटीजन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। और यहां पर MHC रिस्ट्रिक्शन होता है। अब आप पूछोगे कि MHC रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? MHC restriction means कि CD4 only bind to MHC class 2 while CD8 only bind to MHC class 1. This is known as MHC restriction, कि T cell यानी helper T cells only bind to particular MHC यानी कि class 2 MHC, while the cytotoxic cells only bind to class 1 MHC. So this is the signal 1, which is antigen specific recognition. The second signal is the
को स्टिमुलेशन सिग्नल, यानी कि जो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स है वो एडिशनल लिंकेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द सेकंड सिग्नल। यानी कि दोनों चीजें रिक्वायर है एक्टिवेशन के लिए, यानी कि एंटीजन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन एज वेल एज एसेसरी मॉलिक्यूल एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन जनरली अगर वो बी सेल्स है तो, यानी कि बी सेल्स का मतलब कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, तो उनके पास B7 होगा, यानी कि CD80 होगा, और उसका जो रिसेप्टर होगा यानी CD28 वो टी सेल के पास होगा। तो एडिशनल लिंकेज यानी को स्टिमुलेशन प्रोवाइडेड बाय दिस CD28 एंड CD8 ऑन द बी सेल। और अगर सिर्फ सिग्नल 1 मिलता है तो एक्टिवेशन इनहिबिट हो जाएगा, मतलब एक्टिवेशन नहीं होगा, या फिर सिग्नल 2 ही मिले तो भी एक्टिवेशन नहीं होगा। एक्टिवेशन रिक्वायर बोथ द सिग्नल, सिग्नल 1 एज वेल एज सिग्नल 2। तो सिग्नल 1 जब मिलता है, एंटीजन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन मिलता है, तो फिर क्या होता है, फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सिग्नलिंग होती है। ये जब एक दूसरे से जुड़े तो यहां से कोई मॉलिक्यूल यानी कि जीटा जो चेन होती है वो फिर सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट करती है। वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस से बाइंड होगा और पर्टिकुलर काइंड ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर समझना है कि टी सेल एक्टिवेशन रिक्वायर टू सिग्नल, सिग्नल 1 is the antigen specific recognition and signal 2 is the accessory molecule binding यानी co-stimulation। ओके, so this is the activation। after activation हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ टी सेल्स। तो दो टाइप की टी सेल्स हैं, वन इज हेल्पर टी सेल्स जिसको CD4 पॉजिटिव सेल्स कहते हैं, और दूसरी है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसको कहते हैं हम CD8+। ओके, तो दोनों का जो वर्क है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जो टी हेल्पर सेल्स है ये एक्चुअली पार्टिसिपेट करती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मींस कि ये बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। कैसे एक्टिवेट करती हैं? बाय द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। डिफरेंट साइटोकाइंस प्रोड्यूस करके ये बी सेल्स को एक्टिवेट करती है। वो हम अभी बी सेल्स जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। वो बी सेल्स फिर फर्दर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब जो टी हेल्पर सेल्स है इसीलिए इनको टी हेल्पर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करती हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो हेल्पर टी सेल्स है ये भी दो टाइप की होती है, टी हेल्पर सेल 1, टी हेल्पर सेल 2। देखिए यहां पर दिया हुआ है, दिस इज द टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 2। स्टार्टिंग में यानी कि जर्म लाइन सेल्स जो है उसमें टी हेल्पर सेल्स 0 से ही इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। TH1 का भी फॉर्मेशन होता है, TH2 का भी। दोनों का फॉर्मेशन टी हेल्पर सेल्स 0 से होता है। अब जो टी हेल्पर सेल 0 है ये TH1 में कैसे कन्वर्ट होगी? इट इज बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग। ये बाइंड किससे हो रही है? और इट इज बिकॉज ऑफ द सिग्नल कि जो इन्फेक्शन है वो किस तरीके का है। अगर इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट टाइप का है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल 1 होता है। और अगर जो इन्फेक्शन है या फिर पैथोजन है वो कोई क्रोनिक टाइप का एक्टिवेशन देगा जिसमें एंटीबॉडी का रिक्वायरमेंट होता है,
इन्फ्लेमेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो फिर टी हेल्पर सेल 2 का प्रोडक्शन कराते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं कि टी हेल्पर सेल व्हेन बाइंड टू मैक्रोफेजेस, ठीक है, दे विल प्रोड्यूस टी हेल्पर सेल 1. इफ दे बाइंड टू बी सेल्स, they will produce T helper cell 2. तो डिपेंड ऑन कि ये किससे बाइंड कर रही हैं, ये टी हेल्पर सेल 2 टाइप के प्रोड्यूस करती है। अब जैसे मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स हैं, दे आर बोथ अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ये किसका पार्ट है? इन्नेट इम्यूनिटी का, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जब इंटर करता है बॉडी में, तो वहां पर मैक्रोफेजेस पहुंच जाते हैं और मैक्रोफेजेस उनको इनगल्फ करते हैं, और इनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं, उनको फिर साइटोकाइन प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, साइटोकाइन प्रोडक्शन करवाने से वो बाकी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, या फिर डेंड्राइटिक सेल्स हैं उनको उनको इनगल्फ करके उनको प्रोसेस करती है, यानी कि उनकी प्रोसेसिंग होती है और उसको MHC 2 के थ्रू शो करते हैं। इस MHC को रिकॉग्नाइज करते हैं कौन? टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स यानी कि डेंड्राइटिक सेल्स के जो MHC है, इसको रिकॉग्नाइज अगर टी हेल्पर सेल 0 कर रहा है तो ये टी हेल्पर सेल 1 बनाता है। अगर बी सेल्स उनको इनगल्फ कर रही है और प्रेजेंट कर रही है टी हेल्पर सेल्स को, यानी कि वो भी MHC 2 के थ्रू ही प्रेजेंट करती है, तो वो टी हेल्पर सेल 2 बनाती है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डिपेंड ऑन द साइटोकाइन, कि कौन सा साइटोकाइंस इसको एक्टिवेट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो टी हेल्पर सेल 1 और 2 का फॉर्मेशन करती है। इफ they will bind with the macrophages या dendritic cell, the macrophages और dendritic cell produce IL-12। क्या प्रोड्यूस करते हैं? IL-12, और ये IL-12 एक्टिवेट कराते हैं टू डिफरेंशिएट इनटू टी हेल्पर सेल 1 में। तो अगर सिग्नल जो है वो IL-12 का है, यानी कि साइटोकाइन IL-12 आ रही है, तो फिर टी हेल्पर सेल 1 का प्रोडक्शन होता है। और अगर बी सेल्स से ये बाइंड कर रहा है और वहां से जो साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि साइटोकाइंस कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं? वहां पर साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं IL-4। ठीक है, तो अगर IL-4 सिग्नल मिल रहा है उसको, तो फिर प्रोडक्शन होगा टी हेल्पर सेल 2 का। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द सिग्नल यानी साइटोकाइंस, ये जो टी हेल्पर सेल यानी नेव टी हेल्पर सेल है, ये डिफरेंशिएट होती है टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 2। और टी हेल्पर सेल 1 एंड 2 दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जब टी हेल्पर सेल 1 एक्टिवेट होगी तो ये सप्रेस करेगी टी हेल्पर सेल 2 के को, और अगर टी हेल्पर सेल 2 एक्टिवेट हो रही है तो ये सप्रेस करती है टी हेल्पर सेल 1 को। टी हेल्पर सेल 1 जो है फर्दर प्रोडक्शन करती है इंटरफेरॉन गामा एंड TNF अल्फा। अब आप पढ़ चुके हो इंटरफेरॉन गामा एंड TNF अल्फा दोनों का जो मेन काम है, जो मेन पर्पस है, इट इज द इन्फ्लामेशन। ये सिग्नल पहुंचाते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के लिए। और जो IL-4, 5, 10 और 15 है, ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं टू क्लास स्विच, मतलब IG का प्रोडक्शन करवाते हैं। IgA है, IgG है, IgE का प्रोडक्शन।
तो ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में, जो टी हेल्पर सेल 2 है। वाइल टी हेल्पर सेल पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी में, यानी कि इन्फ्लामेशन में। ओके, तो दोनों जो हेल्पर सेल्स हैं दोनों का डिफरेंट फंक्शन है और दोनों एक साथ कभी काम नहीं करते। जब टी हेल्पर सेल 1 एक्टिवेट होगा तो टी हेल्पर सेल 2 सप्रेस रहेगा, और टी हेल्पर सेल 2 एक्टिवेट होगा तो टी हेल्पर सेल 1 सप्रेस रहेगा। ओके, नाउ द टी हेल्पर सेल 2। तो जो टी हेल्पर सेल 2 है ये, तो ऐसे देखते हैं, ये कैसे एक्टिवेट होते हैं। ये एक्टिवेट होते हैं बाय द बी सेल से। बी सेल बाइंड करता है बाय द एमएचसी विद द हेल्प ऑफ एमएचसी। ये रिकॉग्नाइज करते हैं एमएचसी 2 को, और इनके पास क्या है, CD4 है। तो CD4 नॉन पॉलीमॉर्फिक साइट को बाइंड करता है, और जो टी सेल रिसेप्टर है ये पेप्टाइड से बाइंड करता है। इसके अलावा इनके पास को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि CD154, इसको CD40L कहते हैं, और ये बाइंड करता है जो बी सेल के पास CD40 होता है। तो इसका एक्टिवेशन या डिफरेंशिएशन टी हेल्पर सेल्स का वो बी सेल्स से बाइंडिंग के थ्रू होता है। तो बी सेल जब इससे बाइंड करती है तो बी सेल आगे चल के फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाती है, यानी कि उसमें अब क्लास स्विचिंग होती है। और ये कौन करवा रहा है, ये टी हेल्पर सेल 1 करा रही, बाय द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। ये साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है। साइटोकाइन कौन से प्रोड्यूस कर रही है, IL-4 प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा IL-5, IL-6, इसको आपको समझना होगा कि कौन कौन से साइटोकाइन टी हेल्पर सेल 2 प्रोड्यूस करती है और कौन से साइटोकाइंस टी हेल्पर सेल 1 प्रोड्यूस करती है। तो जनरली इंटरफेरॉन गामा एंड TNF अल्फा वो टी हेल्पर सेल 1 प्रोड्यूस करती है, और IL-4, IL-5, IL-6 वो टी हेल्पर सेल 2 प्रोड्यूस करती है बाय द बाइंडिंग विद बी सेल्स या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नाउ द टी हेल्पर सेल 1, जो टी हेल्पर सेल 1 है वो एक्टिवेट होती है बाय या विद द हेल्प ऑफ दिस मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस से जब ये बाइंड करती है तब इसका एक्टिवेशन होता है। अब एक्टिवेशन कैसे हो रहा है, लाइक दिस। अब ये देखिए मैक्रोफेज है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम कर रही है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब ये है कि ये MHC2 के थ्रू पेप्टाइड को शो कर रही हैं और टी सेल रिसेप्टर इससे बाइंड कर रहा है। यहां पर CD8 इसके नॉन पॉलीमॉर्फिक साइट पे बाइंड कर रहा है। इसके अलावा CD40 यानी कि को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल इससे बाइंड कर रहे हैं। अब जब ये इससे बाइंड करते हैं तो फिर ये डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब अब इनको यहां पर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन होता है। तो अब ये साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं। कौन से साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा। अब ये इंटरफेरॉन गामा और TNF अल्फा फर्दर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेट क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर इसमें इंटीग्रिन्स या सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स ये शो होना शुरू हो जाए, या फिर ये अपने साइटोकाइन प्रोडक्शन करवाएं जिससे कि अदर सिग्नल्स मिले और ज्यादा से ज्यादा CD4 रिक्रूट हो यहाँ पर। तो ये सिग्नल्स जो है या एक्टिवेशन
कैसे होता है एक्टिवेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस MHC रिकॉग्निशन। तो टी हेल्पर सेल 1 जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, IL-1, इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा, IL-6, TGF, GM-CSF। ठीक है, तो ये इतने कीमोकाइंस ये या साइटोकाइंस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्या रोल है टी हेल्पर सेल 1 का? देखिए, बोथ टी हेल्पर सेल 2 एंड टी हेल्पर सेल 1 both involve in isotype switching and affinity maturation। आइसोटाइप स्विचिंग और एफिनिटी मैचुरेशन है क्या, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। तो आइसोटाइप स्विचिंग का मतलब ये है कि जो बी सेल्स हैं वो आइसोटाइप बनाए, यानी कि IgG बनाए या फिर IgM या IgE, IgA बनाए। इसको कहते हैं आइसोटाइप स्विचिंग, कि डिफरेंट टाइप के जो है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करें। और एफिनिटी मैचुरेशन का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, कि जो एंटीजन पेप्टाइड वो शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऐसी एंटीबॉडी बनाए जो हायर एफिनिटी से उस एंटीजन से बाइंड कर सके। मतलब अगर आप ये समझिए कि कोई एंटीजन इस तरीके से है, ठीक है, वो एंटीजन एंटर किया। अब ये एंटीजन क्या है? एंटीजन का मतलब कोई पैथोजन हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। ये एंटीजन बॉडी में एंटर किया, इंटर करने के बाद उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने इनगल्फ कर लिया और उसको छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ दिया। और पेप्टाइड में तोड़ने के बाद उसको MHC के थ्रू उस पेप्टाइड को यहां पर शो किया। इस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज टी सेल रिसेप्टर ने किया। ठीक है, तो टी सेल रिसेप्टर ने इस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज किया और इसने जीन जीन रीअरेंजमेंट और क्लास स्विचिंग से कई सारे IgG या IG मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन कराया। अब ये उस टाइप के IG प्रोड्यूस करेगा जो कि इससे हायर एफिनिटी से बाइंड करे। इसको कहते हैं एफिनिटी मैचुरेशन, कि कितना स्ट्रेंथ से वो IG मॉलिक्यूल उस एंटीजन से बाइंड करे। उसका प्रोडक्शन डिसाइड कौन करता है? उसका प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं दीज टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स बाइंड कर रहे हैं बी सेल्स से और एफिनिटी मैचुरेशन करा रहे हैं। या फिर किस टाइप का जो है वो IG मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी कि किस टाइप का आइसोटाइप प्रोड्यूस होना चाहिए, वो भी डिसाइड कौन कर रहा है? टी हेल्पर सेल। ठीक है, 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। दोनों का काम है क्लास स्विचिंग और एफिनिटी मैचुरेशन कराना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? चलिए, अब सुपर एंटीजन देखिए। समटाइम्स जो बाइंडिंग है वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। दिस इज द अनएक्सपेक्टेड बाइंडिंग। अनएक्सपेक्टेड बाइंडिंग का मतलब ये है कि टी सेल रिसेप्टर ऑलवेज रिकॉग्नाइज द पेप्टाइड विच इज शोज बाय MHC। ठीक है, तो इफ MHC do not showing any peptide, तो how they can bind? तो ये बाइंड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पैथोजन ऐसे हैं जिनका पेप्टाइड पोर्शन या कोई पर्टिकुलर पोर्शन वो टी सेल रिसेप्टर के एक पोर्शन पे, यानी कि जनरली बीटा चेन पे बाइंड करता है और MHC के नॉन पेप्टाइडिक ग्रुप के पास वो बाइंड करता है। ठीक है,
तो इस एसोसिएशन को कहते हैं सुपर एंटीजन एसोसिएशन। और सुपर एंटीजन है क्या? वो एंटीजन मॉलिक्यूल जो कि टी सेल रिसेप्टर और एमएचसी को बाइंड करवाता है। ओके, तो ये जो बाइंडिंग है इट इज नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिकली वो पेप्टाइड से टी सेल रिसेप्टर के थ्रू रिकॉग्नाइज करके वो बाइंड कर रहा था, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिकली कोई पैथोजन इन दोनों के ऊपर आके बैठ गया जिससे ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करेंगे। अब जब ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे होगा मैसिव साइटोकाइन प्रोडक्शन। अब ये जो टी सेल्स हैं ये मैसिव साइटोकाइन प्रोडक्शन कराएंगे, जिससे कि क्या होगा कि खुद की सेल्स जो सेल्फ सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, या फिर टिश्यू डैमेज होगा, तो या फिर इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। तो दीज सुपर एंटीजन कॉज इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज या अदर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। तो सुपर एंटीजन आपको पता होने चाहिए, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर एंटीजन फॉर्मेशन होता कैसे, तो इट इज बाइंडिंग। बता दीजिए फॉर्मेशन फिर से। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, जो सुपर एंटीजन है दिस इज अ पेप्टाइड पोर्शन ऑफ पैथोजन और विच इज अनप्रोसेस्ड पैथोजन। जनरली जो टी सेल रिसेप्टर है दे रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस्ड पैथोजन, वो हमेशा प्रोसेस्ड पैथोजन को या प्रोसेस्ड एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ये जो बाइंडिंग है इट इज बिकॉज ऑफ अनप्रोसेस्ड एंटीजन, और अनप्रोसेस्ड एंटीजन बाइंडिंग विद टी सेल रिसेप्टर एंड एमएचसी मॉलिक्यूल ऑन द पोर्शन ऑफ beta chain and non-peptidic group of MHC is known as super antigen binding। ठीक है, तो सुपर एंटीजन कोई भी पैथोजन हो सकता है जो कि टी सेल रिसेप्टर के बीटा चेन से और एमएचसी के नॉन पेप्टाइडिक ग्रुप पे नॉन स्पेसिफिकली बाइंड कर जाए, जिससे क्या होगा, दीज टी सेल रिसेप्टर और एमएचसी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस, क्योंकि दोनों अब एक्टिवेट हो गए। जनरली वो एक्टिवेट कब होते थे? जब वो टी सेल रिसेप्टर इस पेप्टाइड्स को देख के, एमएचसी के पास जो पेप्टाइड है उसको देख के रिकॉग्नाइज करता था और साइटोकाइन प्रोडक्शन कराता था। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक हो गया तो मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस एमएचसी भी प्रोड्यूस, सॉरी, ये जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, चाहे वो बी सेल्स हो सकती है या मैक्रोफेजेस हो सकती है, वो मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे। टी सेल रिसेप्टर ये भी साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे, जिसके, सॉरी, टी सेल्स कह रहे हैं, टी सेल रिसेप्टर नहीं, जो हेल्पर टी सेल्स है वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे, और जिससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज या जो है कोई भी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, या फिर पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि अब ये जो साइटोकाइंस है ये सेल्फ सेल को ही डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो दिस इज अ सुपर एंटीजन। ओके, क्लियर है? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो दे ग्लू ऑन टी सेल्स टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये टी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को चिपका देते हैं, ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस से मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन होता है। जिस समटाइम्स क्या होता है, लिम्फोकाइन इंड्यूस वास्कुलर लीकेज एंड शॉक होता है। सुपर एंटीजन जनरली कौन है? स्टेफाइलोकोकस इंटेरोटॉक्सिन। ये जो बैक्टीरिया है ये सुपर एंटीजन की तरह काम करता है, और ये
कॉज करता है फूड पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन और फूड पॉइजनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द सुपर एंटीजन ऑफ स्टेफाइलोकोकल इंटरोटॉक्सिन। जनरली आपसे ये नहीं पूछेगा ये है, ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम, वो पूछता है सुपर एंटीजन फॉर्मेशन होता कैसे। तो सुपर एंटीजन फॉर्मेशन होता है किसके किसके बीच में, हेल्पर टी सेल्स और MHC2 के बीच में, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स शो कर रही है। ओके, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जिससे कि आप कहीं पर भूले नहीं। टी सेल्स में जो भी जितनी भी चीजें आनी चाहिए वो आपको क्लियरली बता दी जा रही है। टी सेल रिसेप्टर बाइंडिंग, टी सेल रिसेप्टर फॉर्मेशन, टी सेल डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या इसको कह सकते हैं CD8 पॉजिटिव सेल्स। तो CD8 पॉजिटिव सेल्स में एंटीजन रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन एंड एक्टिवेशन, सबसे पहला काम टी सेल्स का वो है, वो एंटीजन रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन। तो एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए इसके पास क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर होते हैं, और ये टी सेल रिसेप्टर पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि MHC1 शो करता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपको याद रखना हो कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स किस टाइप के MHC से जुड़ रहे हैं और CD और टी हेल्पर सेल किस टाइप के MHC से जुड़ रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपको तो फिलहाल ये तो याद करना पड़ेगा कि CD4 और CD8 क्या है। तो CD4 इज टी हेल्पर सेल और CD8 इज टी साइटोटॉक्सिक सेल। ओके, तो टी हेल्पर सेल के पास 4 है, यानी कि स्मॉल अमाउंट में है, तो वो MHC2 के साथ जुड़ेगा। जो छोटा नंबर है वो बड़े के साथ जुड़ता है, 4 के साथ 2 जुड़ेगा, और 8 यानी बड़ा नंबर है तो वो 1 के साथ जुड़ेगा। वो अपना अपना कॉन्सेप्ट है, आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी इसको याद कर सकते हो। 8 जो है वो 1 के साथ जुड़ेगा और 4 जो है वो 2 के साथ जुड़ेगा। ओके, तो 4 है टी हेल्पर सेल और 8 है टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो साइटोटॉक्सिक सेल्स रिकॉग्नाइज MHC1, ठीक है, और MHC1 के पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप से जुड़ गया। MHC1 के पास कल मैंने बताया था कि अल्फा चेन और बीटा चेन होती है। ओके, जो अल्फा चेन है वो अल्फा 1, 2, 3 ये होती है, और बीटा जो है वो माइक्रोग्लोबिन होता है, बीटा माइक्रोग्लोबिन डोमेन होता है। तो जो अल्फा 2 एंड 3 है, ये बनाते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। इस पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप से टी सेल रिसेप्टर बाइंड करते हैं। तो टी सेल रिसेप्टर एंटीजन रिकॉग्निशन हो गया बाय द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर, एंड बाइंडिंग हो गई विद द हेल्प ऑफ दीज को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल यानी कि CD8, या फिर विद द हेल्प ऑफ दीज फास्ट लिगेंड। ठीक है, इसके पास जो है एसेसरी मॉलिक्यूल होते हैं फास्ट लिगेंड, जो कि फास्ट से बाइंड करता है। CD178 जो कि बाइंड करता है CD95 से। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है, और जो डोमेन है जो पेप्टाइड बाइंडिंग, इट इज अल्फा 2 एंड 3। दिस इज द पेप्टाइड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस टी सेल रिसेप्टर यानी अल्फा एंड बीटा। और ये जो नॉन पॉलीमॉर्फिक साइट है उस पे बाइंड करता है कौन, CD8। Now next, the mechanism
ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी। देखिए जो टी हेल्पर सेल्स थे वो हेल्प करते हैं, यानी कि वो सिग्नल भेजते हैं टू बी सेल्स कि बी सेल्स का क्लास स्विचिंग हो और एफिनिटी मैच्योरेशन हो, यानी कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाते हैं। वाइल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो प्रोग्राम सेल डेथ करवाते हैं, यानी कि एपोप्टोसिस करवाते हैं। तो एपोप्टोसिस के लिए इसके पास दो प्रोसेस है कि दे रिलीज अ लाइटिक ग्रेन्यूल्स which target the cell and formation of pore, और जिससे कि जो लाइटिक एंजाइम्स हैं वो उसके अंदर चले जाएं उस टारगेट सेल्स में और उसको डैमेज करें, या फिर दे विल बाइंड विद फास्ट लिगेंड विद फास्ट एंड देन एपोप्टोसिस टेक्स प्लेस। ये दोनों प्रोसेस आपने पढ़ी है, किसमें पढ़ी है ये हमें कोई बता दे। ये दोनों प्रोसेस किस में होती, इनेट इम्यूनिटी के किसी सेल्स में होती है, कोई बताएगा? चलिए कोई नहीं। दीज प्रोसेस अकर इन नेचुरल किलर सेल्स, क्योंकि वो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है, तो उसमें भी सेम टाइप की प्रोसेस होती है, यानी कि उनमें भी एपोप्टोसिस होती है। अब ये एपोप्टोसिस होती कैसे है? दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, यानी परफोरिन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस। परफोरिन